वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक को हम पढ़ेंगे। इसके प्रस्तुतकर्ता है धरित्री रेखा। तो बच्चों, हिंदी भाषा पढ़ते समय सबसे पहले जो दिक्कतें हमारे सामने आती है वो है मात्राओं की, बिंदु और चंद्र बिंदु की। मात्राओं की गलतियां होती है, कहाँ छोटी लगाना है, कहाँ बड़ी लगाना है, कहाँ बिंदु लगाना है, कहाँ चंद्र बिंदु लगाना है, आदि कई सारी समस्याएं आती है। तो मात्राओं के लिए यही कहना है कि भाषा को पढ़ना होगा। इसके लिए भाषाओं को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे तो मात्राओं की गलतियां नहीं होगी। उसी तरह बिंदु और चंद्र बिंदु के कहाँ लगाना है उसको जानने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना पड़ेगा। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है और कहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होता है, उसी पर आज जो है हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुस्वार को पढ़ेंगे। अनु प्लस स्वर, ये दो शब्द के योग से बना है और इसका अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। इसका प्रयोग वास्तव में शब्द के प्रारंभ में न आकर मध्य या अंत में होता है। यह नासिक ध्वनि है, यानी कि यह नाक से निकलने वाली ध्वनि है तथा इसकी लिपि चिन्ह बिंदु है। उच्चारण में इसका विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे बिंदु के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति, तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर अनुस्वार जो है प्रयोग होता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये शुरुआत में नहीं होता है इसका प्रयोग, तो ये शब्द के मध्य में या फिर अंत में ही इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर शब्द के मध्य में अनुस्वार किन स्थितियों में होता है उसी को हम जानेंगे। पहला है, यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होगा। जैसे उदाहरण दिया है चंचल और चंचल। कहने का अर्थ ये है कि भाषा में जो पंचम वर्ण होता है, जैसे कि क ख ग घ अंगा, अंगा क्या है, ये पंचम वर्ण है। उसी तरह च छ ज झ ण्य, ये क्या है, पंचम वर्ग है। तो जो स्वर है, स्वर का जो पांचवा वाला वर्ण है वो पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण में क्या है, अनुस्वार का ही प्रयोग आता है। तो उसी वर्ग का अगर कोई व्यंजन आता है तो वहाँ पर अनुस्वार यानी बिंदु का ही प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ चंचल में हम देख रहे हैं कि न्य जो है वह पंचमाक्षर है और उसी वर्ग का च जो है उसी वर्ग का वर्ण आया है। इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या स्थिति बनी, अनुस्वार की स्थिति बनी। उसी तरह घंटा को अगर हम लेते हैं तो न, ट ठ ड ढ न, तो न जो है वो पंचमाक्षर है और उसी वर्ग का ही स्वर वर्ण जो है वहाँ पर प्रयोग हुआ है ट, तो इसके लिए यहाँ पर अनुस्वार की स्थिति बनी। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो गया है कि अनुस्वार की स्थिति कहाँ पर होगी, जहाँ पर पंचमाक्षर होता है और उसी वर्ग का अगर कोई वर्ण आता है तो वहाँ पर अनुस्वार लगाया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं उसी बात को किस तरह से यहाँ दिखाया गया है। देखो, अंगा जो है वह पंचमाक्षर है, क ख ग घ अंगा, तो ये पंचमाक्षर है और ये उसी वर्ग का जो है क वर्ग से है और उसी वर्ग का एक वर्ण आया है ग। तो यहाँ पर हम गंगा को इस तरह ना लिख करके अनुस्वार के रूप में ग के ऊपर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग करके हमने गंगा लिखा। उसी तरह चंचल देख लो, यहाँ पर न जो है पंचमाक्षर है, उसी वर्ग का एक वर्ण आया है च, जिसके कारण अनुस्वार लगा करके हमने चंचल लिखा। पंडित ना लिख करके हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसमें भी देख लेते हैं, न पंचमाक्षर है और उसी वर्ण का जो है ट वर्ग से ही क्या है, एक शब्द आया ड, जिसके कारण यहाँ हमने अनुस्वार लगाया। दंत, तो उसी तरह क्या है, दंत में भी न जो है पंचमाक्षर है और इसमें द उसी वर्ग का एक वर्ण आया है जिसके कारण दंत बना। पम, म पंचमाक्षर है, उसी वर्ग का प वर्ण आया है जिसके कारण यहाँ अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग किया गया है।
तो इस तरह हमने पहली स्थिति जान ली है कि किस तरह से पंचमाक्षर और उसी वर्ग का कोई वर्ण आने से अनुस्वार का प्रयोग होता है। दूसरा है ऊष्म व्यंजन। श, 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 ह से पूर्ण अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। कहने का मतलब है ये जो श, श, श है यह ऊष्म व्यंजन कहलाता है। और इसके यहाँ से पूर्व अगर कोई वर्ण आता है तो भी अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। देखो यहाँ वंश में श आया है, इससे पहले अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। हंस में स है, इसके पहले भी जो है बिंदु का प्रयोग हुआ है। संहार में ह है, इसके कारण यहाँ बिंदु और श। तो इस तरह से हमने देखा जो ऊष्म व्यंजन जहाँ है श, 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 ह, वहाँ से पूर्व क्या हो रहा है, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। तृतीय स्थिति कहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? सम उपसर्ग के बाद। सम उपसर्ग के बाद अंतस्थः य, र, ल, व ये सारे अंतस्थः व्यंजन कहलाते हैं। या ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताया गया है, देख लो। सम प्लस सार जो बना संसार, यानी कि म जो है, ठीक है, म जो है इसमें म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, ऊष्म व्यंजन भी है स, और यहाँ पर ऊष्म व्यंजन के साथ फिर क्या प्रयोग हो रहा है, अंतस्थः व्यंजन है, जिसके कारण इसमें जो है अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। य, र, ल, व ये अंतस्थः व्यंजन भी साथ में है। यहाँ पर देखो म सम के बाद वाद, तो संवाद इस तरह से लिखा गया। म का लोप हो गया और उसके स्थान पर बिंदु आ गया है, समलाप। और इसी तरह सम का योग यम होने से संयम बना। तो इस तरह से ये भी स्थिति स्पष्ट हो गया कि कहाँ पर जो है अनुस्वार का प्रयोग होगा, जहाँ पर सम उपसर्ग हो और जहाँ पर अंतस्थः व्यंजन य, र, ल, व हो या ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से वहाँ पर बिंदु यानी अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। तो ये हमारी तीसरी स्थिति जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति। अब शब्द के अंत में भी इसका प्रयोग होता है बिंदु के रूप में। तो म जो है म नहीं लिखा जाता है और उसके स्थान पर बिंदु का ही प्रयोग होता है। उदाहरण देख लो, स्वयं, यम, ठीक है, और अहम, अहम अगर संस्कृत में अगर हम लिखते तो यहाँ पर म होता, म के नीचे हलंत लगा करके हम उसको अहम लिखते, लेकिन यहाँ पर म के नीचे हलंत का लोप हो गया है और उसके स्थान पर हम लोगों ने अनुस्वार यानी बिंदु लगा दिया है। तो यह एक स्थिति बनी जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग होता है। कहने का अर्थ है कि होना है तो वहाँ पर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग, लेकिन जगह की कमी के कारण उसको भी हम अनुस्वार के रूप में ही बताते हैं। जिन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं वहाँ अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार यानी बिंदु लगाया जाता है। जैसे नहीं, क्या लिखा है यहाँ पर, जिन शब्दों में शिरोरेखा, तो नहीं में हमने नहीं जब लिखा, शब्द लिखा तो उसके ऊपर हमने एक रेखा खींची, इसको शिरोरेखा कहा गया है। और शिरोरेखा में ही में क्या है, मात्रा लगा दिया है कि नहीं, ये बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया है। मात्रा लगाने से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होता है वास्तव में, लेकिन मात्रा और चंद्र बिंदु दोनों का प्रयोग जो है जगह की कमी के कारण दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ऐसी स्थितियों में अनुस्वार का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि है तो ये अनुनासिक, लेकिन मात्राओं में लगाने के कारण क्या है, जगह की कमी के कारण वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। गोंद, गोंद, मैं। तो इस बात को हम आगे और अच्छे से देखेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। तो उन जो हमने जो पहले पढ़ा उसमें हर स्थिति में हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ वे स्थितियाँ हैं देख लेते हैं। जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिकीय व्यंजन एक साथ आए या पंचमाक्षर द्वित्व होता है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे सम्मान,
भिन्न भिन्न नासिक्य व्यंजन, एक तो ये नासिक्य व्यंजन है, नाक से निकलने वाला व्यंजन है म, और एक पंचमाक्षर है। हमने पढ़ा था पंचमाक्षर कौन सा है, प फ ब भ म। ये क्या है, पंचमाक्षर भी है, द्वितीय प्रयोग भी हो रहा है, 2 बार प्रयोग भी हो रहा है, और नासिक्य व्यंजन भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ हम लोग अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में हम बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। किन स्थिति में, जहाँ पर नासिक्य व्यंजन हो, पंचमाक्षर का 2 प्रयोग हो, द्वितीय प्रयोग हो, और वहाँ पर क्या है, बिंदु के रूप में हम नहीं उसको लिखेंगे। उसी तरह वांग्मय है, ये पंचमाक्षर है, और वहाँ पर नासिक्य व्यंजन म आया, तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर इसको हम वांग्मय इस तरह से ही लिखेंगे। जन्म न, इसमें भी हम बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। न जो है पंचमाक्षर है, म भी पंचमाक्षर है, द्वितीय बार प्रयोग हो रहा है, 2 पंचमाक्षर एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्नति में भी उसी तरह, और उन्मुख, उन्मुख आदि ऐसे शब्द है जहाँ पर ज्यों का त्यों प्रयोग होगा, इसमें कहीं भी बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी स्थिति क्या है, यदि पंचम वर्ण य व ह से पूर्व आता है तो इसका अनुस्वार रूप नहीं होता, बल्कि वही पंचम वर्ण अपने मौलिक रूप में लिखा जाता है। जैसे अन्य, यानी कि पंचम वर्ण न है, और उसमें अगर य, जैसे कि हमने कहा य व ह, ये 3 जो वर्ण हैं, इन 3 वर्णों से पहले यदि पंचमाक्षर आता है, तभी भी क्या है, हम बिंदु के रूप में उसको नहीं लिखेंगे, उससे मौलिक रूप में ही लिखेंगे। तो जैसे कि अन्य में भी हमने बिंदु नहीं का प्रयोग किया है, क्योंकि ये पंचमाक्षर है, और इसके बाद जो है क्या आया है, ये य वर्ण आया है, तो ये भी पंचमाक्षर है न, और इसमें भी य का प्रयोग हो रहा है। तुम्हें म पंचमाक्षर है, फिर ह आया, न पंचमाक्षर, फिर व आया, फिर व ह य, ये तीनों जो है, ये स्थितियों में क्या होता है, ये 3 वर्ण में और इसके पहले पंचमाक्षर होने से भी अनुस्वार की स्थिति नहीं बनती है, वो उसी के मौलिक रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने अनुस्वार की स्थिति के बारे में जान लिया कि कहाँ कहाँ पर किन स्थितियों में बिंदु का प्रयोग होता है। तो आइए आगे देखते हैं अनुनासिक चंद्रबिंदु, जिसे चंद्रबिंदु भी कहा गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। यह ध्वनि स्वरों का गुण होती है। तो इसके भी प्रयोग की स्थिति देख लेते हैं। शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान वाली स्वरों में अनुनासिक की स्थिति, यानी कि एक तो शिरोरेखा देखो, यहाँ पर अ के ऊपर एक ये जो हमने लाइन खींचा है, इसको शिरोरेखा कहा गया है। शिरोरेखा के ऊपर खाली, यहाँ खाली स्थान था, अ के ऊपर ये जहाँ पर जगह खाली थी, तो यहाँ खाली स्थान में क्या हमने लगाया, अनुनासिक का प्रयोग किया है। आ से में चंद्रबिंदु दिया तो अंग बना, और इससे शब्द बना अंगना, फसना, हंसना। तो कहने का मतलब है फ में अ है, ह में भी अ है, तो इस तरह से ये जो अ है, अ के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर जगह बहुत है, तो यहाँ मात्राएं नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। उसी तरह आ में भी मात्रा जगह है बहुत सारा, तो इसमें भी हमने अनुनासिक लगाया है। आंसू, चांद, आ में चंद्रबिंदु लगाया, चांद। ऊ में चंद्रबिंदु, क्योंकि इसमें भी जगह है, शिरोरेखा के ऊपर जगह वाले स्थान है, जगह है, तो यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया। मुंह, उंगली, धुंधला, ध में ऊ है ना, ऊ लगाने से क्या हुआ, हमने यहाँ चंद्रबिंदु लगा दिया। बड़ा ऊ, उसमें भी चंद्रबिंदु, क्योंकि इसमें जगह है, तो वह बड़ा ऊ लगाया। पूंछ, तो इसमें चंद्रबिंदु लगाया। ऊंचाई, बड़ा ऊ, चंद्रबिंदु। स में हमने बिंदु का प्रयोग नहीं किया है, चंद्रबिंदु लगाया है। क्यों? अनुनासिक का प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसे वर्णों में, खास करके अ, आ, उ, इन वर्णों में क्या है, जगह है, और जगह होने के कारण चंद्रबिंदु के द्वारा ही इनको दिखाया गया है। तो कहने का तात्पर्य है अ, आ, उ तथा री, ये जो 5 है वर्ण है, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें क्या है, जगह, ये स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है।
इसमें बहुत जगह रहता है क्योंकि इसे मात्राओं का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यही कारण है कि इन स्वरों में आ, उ तथा री, इन शब्दों में मात्रा जगह बहुत अधिक होने के कारण वहाँ पर चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अंधेरा मानक रूप है, मान्य रूप है। अंधेरा वास्तव में हम अंधेरा बोलते समय ये अंधेरा और ये दोनों अंधेरा दोनों ही सही लगता है, लेकिन मानक रूप मान्य है अंधेरा चंद्रबिंदु वाला, बिंदु वाला नहीं, अनुस्वार वाला नहीं। क्योंकि अंधेरा हमको पता है, इसके नियम पता है कि जहाँ पर इन स्वरों में क्या है, जगह अधिक होने के कारण हम यहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह कुआं मानक रूप है, खूंखार चंद्रबिंदु है, घूंघट चांद, और ये सारे जो है अंधेरा, कुआं, खूंखार, घूंघट, चांद बिंदु जहाँ प्रयोग कर रहे हैं वास्तव में वो अमान्य है। दूसरी स्थिति जहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होता है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह वाले स्वरों में अनुनासिक के चिन्ह के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। यानी कहने का मतलब है इसके अलावा जो स्वर वर्ण है ई, ए, इसमें क्या है, मात्राएं, ठीक है ना, इसमें क्या है, मात्राएं लगाने के कारण, जगह की कमी के कारण, क्योंकि मात्रा लगानी पड़ती है। खिंचाई में देखो ये ई की मात्रा है, छोटी ई, तो इसमें मात्राओं लगाने के कारण, जगह की कमी होने के कारण हम चंद्रबिंदु का प्रयोग ना करके यहाँ पर अनुस्वार, वास्तव में यहाँ अनुनासिक होना चाहिए लेकिन हम उसको बिंदु के रूप में ही दिखाते हैं। तो इन स्वरों में अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर स्थान की कमी होने के कारण लगाया जाता है, जबकि इनका उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होने के कारण अनुनासिक की ध्वनि निकलती है, जैसे ई, ए। तो यहाँ पर बच्चों देखो किस तरह से है तो अनुनासिक, लेकिन अनुनासिक प्रयोग ना करके अनुस्वार का ही प्रयोग हो रहा है। यानी कि जहाँ पर मात्राएं हैं वहाँ पर जगह की कमी के कारण अनुस्वार के रूप में ही उसको दिखाया जाता है। तो यह एक स्थिति बनी। उसी तरह ओ और आऊ में भी, तो ओ की मात्रा है, ग में ओ की मात्रा दिया, वास्तव में यह चंद्रबिंदु है। अगर यहाँ बोलते हैं, पूछा जाता है परीक्षा में कि गोंद में अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, कौन सा है प्रयोग है, तो वास्तव में तुम लोगों को क्या बताना है कि यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमको स्थिति पता है, व्याकरण के नियमों को हमने पढ़ लिया है और जान लिया है कि जगह की कमी के कारण यहाँ पर चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो ओंठ, चोंच, आउ से जो शब्द बना वो है कौंधना, रौंदना, पहुंचा, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से ये बात स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से क्या है, हम लोगों ने अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया है। तो इस तरह से नोट, यानी कि अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब किसी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगती है तो वह उच्चारण में भले ही अनुनासिक ध्वनि हो, परंतु लेखन में शिरोरेखा के ऊपर जगह की कमी के कारण अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे खींचना, औंधा आदि। तो ये बात स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। तो कुछ प्रश्न अभ्यास दिया है, इसको करना है। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करके पुनः लिखिए। तो दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं, या तो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है या अनुनासिक का प्रयोग हुआ है इसके बारे में पूछेंगे, या फिर अनुस्वार या अनुनासिक लगाने के लिए बोलेंगे। तो नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था और उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें इनके जवाब लिखने हैं। चिड़िया, अत्यंत, व्यंजन, आंसू, मुंह, बधन, आँख, बदना, सकोच, काच। देखो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया तो किस तरह से उनके उच्चारण में भी भिन्नता आ गई है। तो इस तरह से आप लोगों को ये प्रश्न अभ्यास करना है और जो है अनुस्वार और अनुनासिक में होने वाली जो गलतियां हैं वो उसमें कमी आ जाएगी। इसको पढ़ना है और इस तरह से अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें अनुस्वार और अनुनासिक की स्थितियों के बारे में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये पसंद आया तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ अनुस्वार और अनुनासिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।